हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। इसका पूरा इंट्रोडक्शन जो है मैं अपनी एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा, जिससे आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज जो है एक ही वीडियो से मिल जाए। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए बच्चों का खेल रह जाएगा। ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ती हैं, तो उन पुरानी बातों से जो है हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अगर आइडिया मिल जाए लीनियर इक्वेशन क्या है, तो हम जो है चैप्टर को ढंग से समझ पाएंगे, फिर उनके पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो भाई, लीनियर इक्वेशन से भी पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कभी पॉलिनोमियल पढ़ा था। इससे पहले वाला जो चैप्टर था पॉलिनोमियल पढ़ा था, है ना। उसमें कुछ होता था पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ दे रखा होता था। अब उसी पी एक्स की जगह पे अगर हम 0, 1, 2, 3 कोई भी रियल नंबर रख देते हैं, या कोई भी वेरिएबल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना, तो वो बन जाती थी इक्वेशन। ठीक, तो वहीं पे ही हम इसी टॉपिक को ही बात करने वाले हैं, देखेंगे जरा। तो मैं बेटा बात करूंगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पे बात करूंगा लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, ओके, तो अगर कोई इक्वेशन है, जैसे मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, और इक्वल टू में मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी जो मेरा मन कर रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। एक्स वाई जेड भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, तो ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन बन गई। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। तो 2 डिग्री की जो इक्वेशन होती थी उसे हम बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वल टू में समथिंग दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना भाई, ऐसे करके तो निकाल लूंगा मैं इसके लिए। एक चीज़ तो मुझे ये पता चल रही है। अच्छा, मतलब डिग्री 1 की इक्वेशन जो बनेगी वो लीनियर इक्वेशन होगी सर। यस, तो मैंने अगर ऐसा कुछ लिखा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू में समथिंग 0, ये है हमारी, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये जो है ये बनी हमारी लीनियर इक्वेशन। एक तो मुझे ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन तो पता चली, इन 2 वेरिएबल्स यूज करना है। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं भाई? x यूज हो रहा है, यहाँ पे भी x ही यूज हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना पूरे में, और यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। ये एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया इन 1 वेरिएबल। ये भी क्या होगी, इन 1 वेरिएबल। लेकिन मुझे कौन चाहिए? मुझे तो 2 वेरिएबल्स चाहिए। मतलब एक x का भी यूज होना चाहिए और y का भी यूज होना चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब जाके मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगी। तो मैंने ले लिया कुछ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, पावर 1 है, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स x और y जो है यहाँ पे यूज भी हो रहे हैं। देखो, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, तो ये लीनियर इक्वेशन भी है और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स भी हैं। तो इसको मैं बोलूँगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके जी, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अभी जी इसी चीज़ को जो है आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। उससे पहले ये चेयर बढ़ा दें। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने इतना पता कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जोड़ा चाहिए। तो भाई जोड़े में मैं क्या करूँगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने ये लिखी, दूसरी मैं लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू, एक मिनट सर, एक मिनट, ये क्या लिख रहे हो? ये एक ही इक्वेशन को दो बार लिख दिया और आप कह रहे हो कि जो है क्या नाम है, मैंने दो इक्वेशन लिखी है, ये तो दोनों ही सेम लग रही हैं हमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसा चेंज कर सकता हूँ क्या, एक ही जगह पे 1 रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ, ये A2 B2 और C2। अब तो दो इक्वेशन हो गई ना भाई, बात पूरी नहीं करने देते हो, उससे पहले टोक देते हो। अच्छा, तो ये जो है एक पेयर बना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, और इन्हीं दोनों को लेके हमें कुछ बातें यहाँ से क्लियर करनी है, उन्हीं बातों पे जो है हम काम करने वाले हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान देते हैं यहाँ से। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है यहाँ अगर मैं बात करूँ तो x के कोफिशिएंट्स का रेशो, y के कोफिशिएंट्स का रेशो और c का रेशो जो है निकालूंगा। अच्छा, इन रेशोज़ को निकालने के लिए भी जो है कुछ इसके फॉर्म आएंगे, अभी हम बात करेंगे। इन इक्वेशंस में क्या होता है कि दो इक्वेशन जो दे रखी होती हैं उसमें x y और कांस्टेंट टर्म जो होती है, इन मतलब x और y के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट के जो टर्म होती हैं उनका रेशो निकाल के हम कुछ बातें जो है बताते हैं इन लाइन के बारे में कि ये लाइन कैसी हो सकती है। एक चीज़ तो ये तो इसमें जो है करीब करीब 8-9 पॉइंट बनते हैं, और 9 पॉइंट को अगर याद करना है तो कोई एक कहानी सी भी याद करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कहानी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और हो सकता है कि वो कहानी से जो है आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सोचो, ये कहानी कुछ इस टाइप से है कि अगर कभी आपको इक्वल का साइन दिखाई दे तो आप वहाँ पे हाँ बोल देना, ठीक है ना। और डज नॉट इक्वल टू का है तो उसका मतलब हो जाएगा ना। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रेशो निकालता हूँ A1 अपॉन A2 वाले का, B1 अपॉन B2 वाले का और C1 अपॉन C2 वाले का। अब मैंने क्या किया, कहानी में कुछ इस प्रकार है कि A1 अपॉन A2 ने B1 अपॉन B2 से हेल्प के लिए बोला, तो इसने कहा हाँ भाई तेरे लिए जान हाजिर है, मदद कर दूंगा मैं तेरी। लेकिन जब समय आया उस टाइम पे इसने बोल दिया कि भाई मैं तो शहर में ही नहीं हूँ, शहर से बाहर हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा तेरी मदद। तो पहले हाँ कर दिया, बाद में क्या किया, मना कर दिया। पहले हाँ कर रहा है फिर ना कर रहा है। ऐसे लोगों का कोई सॉल्यूशन होता है क्या? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए ये केस बना हमारा नो सॉल्यूशन। क्या इतनी चीज़ समझ में आई कि नो सॉल्यूशन वाला क्यों बना? क्योंकि पहले हाँ कर रहा था फिर ना कर रहा था, धोखेबाज आदमी है, कुछ पता ही नहीं है इसका, ठीक है ना। एक चीज़ तो मुझे ये पता चली। दूसरे केस में क्या हुआ कि A1 अपॉन A2 ने B1 अपॉन B2 से हेल्प मांगी, और जैसे हेल्प मांगी उसने पहली बार में ही मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा उस टाइम पे तेरी हेल्प, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों का एक ही सॉल्यूशन होता है, या तो वो हाँ कर देते हैं या ना कर देते हैं, बट जो भी काम करते हैं वो कह के करते हैं, ठीक है ना। जैसे वो हेल्प नहीं कर पाएगा तो उसने पहली बार में ही मना कर दिया, तो आगे हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे फिर इससे, मतलब C1 अपॉन C2 का केस ही नहीं लेंगे, है कि नहीं। ये चीज़ तो समझ में आई ना। तो इसलिए हम ऐसे लोगों के लिए एक सॉल्यूशन बता देते हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो हाँ कर देगा या ना कर देगा। तो इसका पहला पार्ट जो है, पार्ट 2 का पहला पार्ट है, ये 1 का था, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और एक और बेटा थर्ड केस आता है, उसमें A1 अपॉन A2 ने B1 अपॉन B2 से हेल्प मांगी और समय आने पर C1 अपॉन C2 के फॉर्म में हेल्प कर भी दी। तो जब हेल्प मांगी और समय पे हेल्प कर दी, कोई हमारे समय पे काम आ जाए तो हम उसके लिए कहते हैं कि नहीं भाई वो आदमी बहुत अच्छा है, उसने मेरे टाइम पे मेरी जो है मदद करी थी। ऐसे ही जो है क्या नाम है बातें इसमें मैं बोल सकता हूँ कि उस आदमी के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या फिर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये 3 केस बने मेरे कि अगर ऐसा कभी आता है इनका रेशो तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि पहले हाँ कर रहा था फिर ना कर रहा था। इसमें पहली बार में ही मना कर दिया तो एक सॉल्यूशन है इसका, या तो हाँ ही कर देगा या ना ही कर देगा, कोई एक ही होगा। और तीसरे वाले में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हाँ भी कर रहा है और मदद भी कर रहा है, ठीक है ना। एक तो मुझे ये चीज़ पता चली।
और क्या पता चलता है यहाँ से? और बेटा हम अगर बात करें, देखो है ना, ये है दूसरा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी ज्योमेट्री मतलब उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? एक स्ट्रेट लाइन वाली शेप होगी, ठीक है ना। ज्योमेट्री ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है? एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, तो सर इसमें तो दो दो इक्वेशन है, तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी? यस, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। सर वो दो स्ट्रेट लाइन तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती हैं। हाँ भाई, तीनों कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या, ये इन्हीं केसेस को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन पैरेलल होगा, कौन इंटरसेक्टिंग होगा, कौन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। हाँ भाई हाँ, हम यही सब पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पे जो है, यही सब जो है डिस्क्राइब करेंगे हम लोग कि कौन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना, कौन इंटरसेक्टिंग है और कौन ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, तो ज़रा बताना सर। देख बेटा, अब इसमें मैं ये भी बात करूँगा कि जैसे ये कोई एक लाइन है ना, मान लेता हूँ दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। ये दोनों लाइन L1 और L2 अगर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसे पॉइंट बना के कि इफ L1 एंड L2, ठीक है ना, इफ L1 एंड L2 डू नॉट टच each other then, तब उस केस में क्या होगा? देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो नो सॉल्यूशन वाला केस था, यहाँ पे ये वो लाइंस होंगी जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही थी, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला केस, मतलब इसी में नो सॉल्यूशन वाला केस हमारा कब आता है? जब लाइंस पैरेलल हो। अच्छा, तो ये पैरेलल लाइंस वाले केस में जो है नो सॉल्यूशन आता है। हाँ सर, ये वाली चीज़ समझ में आई। अच्छा, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा सर? अगर कोई दो लाइन, मैंने ये एक लाइन ली L1 और एक लाइन ले ली L2, ठीक है ना, और ये दोनों की दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन जो था ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन थी, तो इसलिए इनको हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, और सर तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस ये बन जाएगा कि ये L1 लाइन है, इसी के ऊपर ये दूसरी L2 लाइन है, दोनों ओवरलैप कर गई हैं तो इन्हें कोइंसिडेंट बोल देते थे, तो ये हो जाएगा को इंसिडेंट लाइंस। अच्छा, चलिए सर, ये भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, अब हल्का हल्का तो आ ही रहा है ना। अच्छा, ज़रा ध्यान देना, अब जो पैरेलल लाइन वाला केस होता है, ठीक है ना, ये वाला जो केस है ये होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, ये होता है कंसिस्टेंट और ये भी होता है कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं तीसरे वाले में कि पैरेलल लाइन वाला केस है, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। इसमें क्या बनेगा ये केस? कंसिस्टेंट, और इसमें भी क्या बनेगा थर्ड वाले में? कंसिस्टेंट। ए नहीं है, सॉरी, ये ई आएगा, कंसिस्टेंट।
हाँ यहाँ पे ई आएगा। ओके, तो सर इसके जो है ये 9 केस बन गए टोटल, क्योंकि 3 इसके बने, 3 इसके बने, 3 इसके बने, ये 9 केस जो हैं हमें समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे करके हम लोग जो है निकाल लेते हैं कि तीनों लाइन जो हैं आप मतलब जो सॉरी पेयर ऑफ लाइन है वो पैरेलल हैं आपस में एक दूसरे के, या इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है ना। तो ये 3 केस जो हैं हमें मिल रहे थे यहाँ से। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बेटा एग्जाम्पल में जो है क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे ही, है ना। क्वेश्चन है, एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और वो कुछ ऐसी है कि 2x प्लस 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 4x प्लस 6y माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। ऐसा करके कोई भी 2 इक्वेशन है। तो पहली वाली इक्वेशन जो थी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसके साथ मैं क्या करूँगा, पहली वाली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँगा। तो a1 आया 2, b1 आया 3 और c1 आया माइनस का 7। सेम अब 4x प्लस 6y माइनस का 17 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने पे a2 जो मिला 4, b2 आया 6 और c2 आया माइनस का 1। अब मुझे क्या चेक करना है कि a1 अपॉन a2 कितना है। तो a1 2 है और a2 है 4, तो 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2। सेम b1 अपॉन b2 निकालूंगा, तो देखो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, तो 3 अपॉन 6 मतलब ये भी 1 अपॉन 2 है। फिर c1 अपॉन c2 अगर निकालें तो ये माइनस का 7 है और ये है माइनस का 17, माइनस से माइनस कट गया तो 7 अपॉन 17। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई a1 अपॉन a2 जो है ये 1 अपॉन 2 था, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2 था, तो ये आपस में इक्वल थे, लेकिन लास्ट में जाके इक्वल नहीं रहे। 7 अपॉन 17 इक्वल नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पे c1 अपॉन c2 आएगा, c1 अपॉन c2। तो पहले इसने हाँ करा फिर ना किया। कौन सी लाइन्स हैं ये? ठीक है ना, पहले हाँ फिर ना, धोखेबाज, पैरेलल लाइंस वाला केस। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाला केस हो गया, इसमें इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो यही तो पूछ रहा था वो कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं नहीं, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, यही तो पहचानना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके इक्वेशंस ले लेते हैं, उनकी कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। और जैसे ही वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर उनका रेशो निकाल के देखेंगे और चेक करके बता देंगे कि कौन में इक्वल आ रहा है, किस में इक्वल नहीं है। ठीक है ना। ऐसे करके हम इन तीनों केसेस, तीनों में से कोई तो एक केस बनेगा ही, और उसी के हिसाब से जो है हम किसी भी इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है ना, एक ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। ठीक है। अब बेटा एक तो इस पर इसी टाइप का ही क्वेश्चन बन जाता है ना, मतलब देखो वैसे क्वेश्चन इस पर बहुत बन जाते हैं कि एक तो इन तीनों से पूछ लेता है वो क्वेश्चन, ये कहेगा कि एक इक्वेशन दे देगा, ऐसी 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन दे देगा, फिर कहेगा कि इनमें से, या फिर बहुत सारी ऐसी इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन कौन ऐसी हैं जो नो सॉल्यूशन को समर्थन देती हैं, या फिर इनमें से कौन कौन ऐसी हैं जो पैरेलल हैं आपस में एक दूसरे के, या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। ऐसे करके सेम फिर यूनिक सॉल्यूशन पे भी बात बना सकता है। तो 3 क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे ऐसे ही, और 3 क्वेश्चन ही इस पे बन जाएंगे। तो ऐसे करके ये एक पार्ट हो जाता है क्वेश्चंस का, कि मतलब एक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं पूरे चैप्टर में। तो पहला टाइप यही था कि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, हम ऐसे निकाल लेंगे उन्हें और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये तरीका है। ठीक है ना। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में ये लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करवाते हैं बाय यूजिंग सम स्पेशल मेथड्स, और उन स्पेशल मेथड के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब हम इस चैप्टर के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए कैसे बनेंगे। दूसरे टाइप पे जो क्वेश्चन बनेगा वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करवा ले किसी इक्वेशन को। तीसरा हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवा लेगा, और लास्ट चौथे पे जो है ये कोई एक वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, उस वर्ड प्रॉब्लम को किसी पर्टिकुलर एक मेथड से सॉल्व करवा लेंगे।
ठीक है ना। फिलहाल में जैसे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का यूज़ करवाएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इक्वेशन देगा ही देगा। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप और आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगर आपकी जो है लैंग्वेज अच्छी है या क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ रहे होते हैं तो ये चैप्टर जो है बहुत आसान है, ठीक है ना। लैंग्वेज को समझ जाओ, सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। चलो देखते हैं। तो पहले जो है हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यही मेथड को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे अब, ठीक है ना। तो पहला मेथड हम यूज़ करेंगे बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके तो बेटा ये आ जाएगा कितना, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं सर? तो हम क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल में से, दोनों वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y, दोनों वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे x और y दो दे रखे हैं, तो जैसे मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ और उसे फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और जिस इक्वेशन का यूज़ करके हम वैल्यू निकालेंगे उससे दूसरी वाली इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करेंगे। इससे हमारे x और y दोनों आ जाते हैं। देखते हैं कैसे। तो ये हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि दोनों में से आसान कौन सा रहेगा। अब जैसे मैं अगर इस 2y को इधर ले जाता हूँ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2y। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और मैं इक्वेशन 2 का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, x की इस वैल्यू को क्योंकि 2 का यूज़ किया तो 1 में पुट करूँगा, ठीक है ना। तो 7 x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आएगा, 7 3 से 21 माइनस का 14y माइनस 15y इज इक्वल टू में 2, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। 29 को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो 21 माइनस का 2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई, 29y और ये आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 29y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/29। ऐसे करके हमने y निकाल लिया और y की इस वैल्यू को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा तो मुझे x मिल जाएगा। तो मैं x के लिए क्या करने वाला हूँ कि x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 और y की जगह पे 19/29, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा देखो भाई, तो ये आ जाएगा कितना, 3 इसके अपॉन में 1 ले लो, एलसीएम ले लेता हूँ, 3 इंटू 29 माइनस का 38/29। ओके जी, तो यह आता है 87 माइनस 38/29। 17 में से 8 माइनस करूँगा, ठीक है ना, तो 8 8 16 होता था। तो यहाँ से ये 9 आ रहा होगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 49/29। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने x और y निकाल लिया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं करूँगा क्या, दोनों इक्वेशन में से किसी एक का यूज़ करके एक वेरिएबल निकाल लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे x निकाल लिया था, है ना, x की वैल्यू आ गई ना 3 माइनस 2y। ओके, अब जिस इक्वेशन का यूज़ करके हम x की वैल्यू निकालते हैं उससे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब x की वैल्यू मैंने 2 से सॉल्व करके निकाली थी तो मैं इसे अब 1 में ही पुट करूँगा, 2 में मत कर देना, ठीक है ना। और जब 1 में पुट कर दिया, 1 में पुट करने के बाद हमारा y आ गया और जैसे ही y आया तो जो ये इक्वेशन यूज़ करी थी हमने वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, उससे हमारा x आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 2 में क्या दे रखा है बेटा आपको, ये दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा दिया है x/3
प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को मतलब इसको भी जो है ऊपर वाली जैसी फॉर्म में ले आए, तो एलसीएम आएगा इनका 6, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 6 जा 36। तो इसे आप इक्वेशन 1 मानो, इसे आप इक्वेशन 2 मानो, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, इक्वेशन 1 का यूज़ करता हूँ, तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई। रीज़न लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। x की वैल्यू मुझे ये मिल गई, ठीक है। और बेटा x की इस वैल्यू को अब 2 में रख देंगे, तो 2x की जगह पे 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5y इक्वल्स टू 36। तो 5y इज इक्वल टू आ गया 30, क्योंकि 6 यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 है ना, 5 6 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। इतनी चीज़ हमें पता चली। अच्छा, y की वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ रखूँगा तो x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू है 3 प्लस वाई, वाई की जगह 6 रखा, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 9। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, फिर से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y निकाल लिया दूसरी इक्वेशन के लिए। एलिमिनेशन पे अगर मैं बात करूँ, इसी को ही है ना, इसी से मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी जैसे यहाँ पे किसी एक टर्म की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन में किसी एक टर्म को गायब कर देंगे, चाहे तो x को गायब कर दो चाहे y को, किसी भी मेथड से, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं, एक इक्वेशन तो हमने बनाई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन जो है हमारी वो कितनी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। तो भाई एलिमिनेशन में जब मुझे कोई टर्म को गायब करना है, तो कोई भी टर्म कब गायब होगी, जब वो सेम सेम हो और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाए आपस में, है ना। तो पहला मेरा टारगेट क्या होगा कि इनमें से किसी एक को, x को या y को सेम बना लूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कर दिया x को मैं सेम बनाता हूँ, यहाँ 2x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन 1 को, तो ये 2x हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे मिलने वाला है 2x माइनस 2y। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सब में मल्टीप्लाई होगा, x में, y में और 3 में भी होगा, इज इक्वल टू 6। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, देखो 2x सेम हो गया, तो इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दूंगा, तो यह आएगा 2x प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 है ये, है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, और ये आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। माइनस कर रहे हैं तो सारे साइन बदल जाएंगे, तो ये 2x से 2x तो कट गया, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब देखो नीचे 2y भी प्लस का है, ऊपर 3y भी प्लस का है, तो प्लस का 5y आ गया। 36 में 6 माइनस किया तो 30 आएगा, और 5 से ये जाएगा कितने टाइम, 6 बार, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 6। और y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से हमें जो है x मिल जाएगा। जैसे 1 में रखना चाहूँ तो ये आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, x इज इक्वल टू 9। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड भी हमको समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमको समझ में आया होगा, और हमने देखा कि दोनों में से किसी का भी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये एलिमिनेशन है ना, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हमने किया क्या था, किसी एक टर्म को गायब किया था। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी एक टर्म की वैल्यू निकालते थे। तो ऐसे करके जो है हम ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है कर लेते हैं, और यही कॉन्सेप्ट था हमारे पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना। बस फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से जितने अच्छे से आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उतने अच्छे से आप उसे सॉल्व कर देंगे। अगर इतना आ गया तो पूरा चैप्टर आपका ये समझ लो कि आपके कंट्रोल में आ चुका है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।